यहाँ पर जिसके जरिए से ड्राइविंग की जाती है, ईसीएम पूरा का पूरा ड्राइव किया जाता है, जो है आपका 40301 नंबर की आईसी, ये दोनों पर्टिकुलर सेक्शन है। जब भी ज्यादा करके अगर आपका इंजेक्टर कभी बंद होगा तो ज्यादा करके ये जो 315 ओम्स का रेजिस्टर होता है, यही रेजिस्टर इसके अंदर में खराब हो जाता है। स्वागत है आप सभी का दोस्तों, मेरा नाम है फैजान और आप है स्कैनकास्ट के साथ में। आज के इस सेशन के अंदर दोस्तों मैं चाहता हूं कि मेरे जितने भी टेक्नीशियन भाई हैं, जितने भी लोग काम करते हैं, और वो सब एक गाड़ी में तो 100% आकर के परेशान होते होंगे, जो है महिंद्रा की हर गाड़ी के अंदर आप देखोगे ईसीएम का प्रॉब्लम निकल रहा है, बहुत निकल रहा है, रिपेयर कराना पड़ रहा है, डीपीएफ रीजनरेशन नहीं हो रहा है, यूरिया रीसेट नहीं हो रहा है, ईसीएम वाले के पास ले जाना पड़ रहा है, रिपेयर करवाना पड़ रहा है। तो मैं चाहता हूं कि इस सेशन के जरिए से ना हर एक टेक्नीशियन को ये पता हो कि आखिर इसके कंट्रोल मॉड्यूल में ऐसा है क्या, और कंट्रोल मॉड्यूल में कौन से लोकेशन के ऊपर में ये प्रॉब्लम्स आ रही है जिसकी वजह से ये बार बार हमें काम कराना पड़ रहा है, जिससे कि आप लोग अवेयर रहें कि जब आप अपने कंट्रोल मॉड्यूल को ले जा रहे हैं रिपेयर कराने किसी के पास में, तो आपको पहले से जानकारी है कि उसमें क्या इश्यूज हो सकते हैं, कहां पर प्रॉब्लम आ सकती है, तो आप मिसगाइड भी नहीं होंगे। एंड साथ ही साथ में अगर आप कंट्रोल मॉड्यूल का थोड़ा बहुत भी रिपेयर जानते होंगे, खुद से कहीं से आपने सीखा नहीं होगा बट जानते होंगे, तो भी आप उसको जो है ना अपने आप भी रिपेयर कर सकेंगे, अगर कंप्लीट नॉलेज नहीं है तब भी। इवन दो मैं यही कहता हूं दोस्तों कि एक कंप्लीट नॉलेज लीजिए सही जगह से, सही तरीके से। स्कैनकास्ट खुद एक स्किल डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म है। हम ऑटोमोटिव ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों ही मोड्स के अंदर में। करंटली हमारे ईसीएम रिपेयरिंग के एंड व्हीकल डायग्नोसिस के कोर्स चलते हैं, ऑफलाइन भी हम सिखाते हैं, ऑनलाइन भी हम सिखाते हैं। तो ज्यादा जानकारी आप लेना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, वहां पे आपको लिंक्स मिल जाएगी हमारे ट्रेनिंग सेंटर की भी, और साथ ही साथ में आपको लर्निंग प्लेटफॉर्म की भी हमारे लिंक मिल जाएगी। वहां से आप कंप्लीट ट्रेनिंग लेकर के एक प्रॉपर टेक्नीशियन बन सकते हैं जो कि कंट्रोल मॉड्यूल्स को रिपेयर कर सकता है। ओके, तो अभी चलिए आज के टॉपिक के साथ में कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, महिंद्रा का जो ब्रांड है, ये जो ब्रांड के अंदर प्रॉब्लम्स रेगुलरली आते हैं वो इसीलिए आते हैं बिकॉज महिंद्रा के अंदर आपके राइट फ्रॉम जीतो ऑल द वे अप टू XUV 700, ये जो दोनों भी गाड़ियां हैं यहां से लेके यहां तक, दोनों ही गाड़ियों के अंदर में, मतलब सिर्फ दो ही नहीं, पूरा स्टार्ट से लेके एंड तक टोटल महिंद्रा के 15 अलग अलग मॉडल्स चलते हैं मार्केट के अंदर में। रॉक्स से लेके, थार से लेके, स्कॉर्पियो, बोलेरो नियो, आपकी XUV 300 नहीं, बोलेरो नियो है। उसके बाद में आपके जितने भी मॉडल्स हैं जो इंडिया के अंदर में महिंद्रा के चलते हैं, वो सभी मॉडल्स के अंदर में उसने एक ही टाइप का ईसीएम लगाया है, एक ही टाइप का ईसीएम लगाया हुआ है, जिस ईसीएम को कहते हैं MD1CS018। अब BS6 को आके इतना टाइम हो गया है तो ये तो मैं अच्छे से जानता हूँ कि बहुत सारे टेक्नीशियंस को ये नाम में, इसमें से MD1 तो सबको पता ही होगा, और उसका एक्चुअल टेक्निकल नेम जो है वो पूरा का पूरा है MD1CS018, जो कि बॉश का बेसिकली हार्डवेयर नंबर है जिसके जरिए से उस मॉड्यूल को पहचाना जाता है। अब ये नंबर आपको शायद बोर्ड के ऊपर में कहीं भी देखने ना मिले, क्योंकि बॉश क्या करता है, कभी बॉश कभी महिंद्रा, दोनों में से कोई एक ब्रांड क्या करते हैं कि मुझे नहीं बताना कि मैं ये मॉड्यूल भाई आपके सेम ही है, इसीलिए वो इस नंबर को मिटा देते हैं। ये हार्डवेयर नंबर होता है, ये एक ECU रिपेयर करने वाले पर्सन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नंबर होता है जब उनके पास रिपेयर करने मॉड्यूल आता है। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट नंबर दूसरा कोई भी नहीं होता हमारे लिए जब हम कंट्रोल मॉड्यूल रिपेयर करने बैठते हैं। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहली चीज तो आपको ये तो पता चल गया कि 15 मॉड्यूल्स है, और साथ ही साथ में ये भी पता चल गया है कि एक ही मॉड्यूल क्योंकि हर गाड़ी के अंदर आ रहा है, इसीलिए इतनी ज्यादा दिक्कत जो है ना ये क्रिएट करके रखा हुआ है। ओके, तो MD1 का जो ईसीएम है, इसका मैं ओवरऑल पूरा आपको बोर्ड का सेक्शन समझाऊंगा, डोंट वरी, इतनी छोटी नहीं, ये इमेज बड़ी करके आपको बताऊंगा कि इसके हर एक हिस्से के अंदर में क्या काम होता है। तो प्राइमरीली MD1 के अंदर है ना, देखो 5 वर्किंग सेक्शंस है। ठीक है, मेन जो वर्किंग सेक्शन है 5 सेक्शन, जिनके अंदर ही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो है ना देखने के लिए हमको मिलती है। ये 5 सेक्शन है आपका। एक तो एक्चुएटर ड्राइविंग सेक्शन, जहां से आपके सारे रिलेज और मोटर्स चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला सेक्शन क्या समझा हमने, एक्चुएटर ड्राइवर, करेक्ट है। उसके बाद सेकंड सेक्शन क्या है आपका, पावर सेक्शन, पावर सप्लाई मॉड्यूल का नहीं, पावर सप्लाई
जो पूरे बोर्ड को और सेंसर्स को मिलता है उसका। तीसरा सेक्शन होता है आपका जो काफी ज्यादा फेल होता है और काफी इंपॉर्टेंट है हमारे मॉड्यूल्स के लिए, वो होता है आपका सेंसर सिग्नल एक्विजिशन। ठीक है, जिसके वजह से आपके सेंसर के सिग्नल्स के फॉल्ट कोड क्रिएट होते हैं, करेक्ट है, इंटरमिटेंट के फॉल्ट्स हो जाते हैं, उसके बाद में सर्किट हाई सर्किट लो के फॉल्ट जो क्रिएट होते हैं, सेंसर सिग्नल एक्विजिशन कंट्रोल एक्विजिशन आईसी जो होती है उसकी वजह से इश्यूज होते हैं वो। देन फोर्थ जो पॉइंट है, फोर्थ सेक्शन है आपका इंजेक्टर ड्राइवर। ठीक है, जहां से आपके सारे इंजेक्टर ड्राइव किए जाते हैं। एंड पांचवा सेक्शन जो सबसे क्रूशियल होता है और काम करने के लिए, वो होता है आपका कम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक है, ये 5 सिस्टम्स के ऊपर में आपको मैं डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देने वाला हूं आज इस कंट्रोल मॉड्यूल के ऊपर में, ताकि जब भी आपको इनमें से किसी भी टाइप की प्रॉब्लम आए, ठीक है, अगर आपको कम्युनिकेशन का एरर आए, अगर कम्युनिकेशन के अलावा आपको सेंसर के अंदर में कोई इशू हो जाए, उसके बाद में अगर आपको पावर सप्लाई सेक्शन में अगर कोई इशू आए, ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन, उसके अलावा अगर आपको पावर सप्लाई के अलावा एक्चुएटर ड्राइवर में कोई अगर इश्यूज आ रहे हैं, अगर आपको इंजेक्टर ड्राइवर में कोई इश्यूज आ रहे हैं, आई नो इंजेक्टर एंड एक्चुएटर दोनों सेम होते हैं, बट इनमें से अगर किसी सेक्शन के अंदर इशू आ रहा है तो क्या रिपेयर किया जा रहा है, इसका आपको जानकारी आज मुझे देना है अच्छे से, ताकि आप लोग या उसको क्लियरली सामने वाले जब आपको रिपेयर करके देखेगा तो आपको पता हो कि वो क्या कर रहे हैं एंड उसका क्या मुनासिब रेट जो है होना चाहिए। ठीक है, तो इसको मैं इरेज कर देता हूं। चलिए बोर्ड को लेते हैं एंड ये पांचों के पांचों सेक्शन समझते हैं और इन पांचों सेक्शन में कहां से प्रॉब्लम आती है वो जानते हैं। ठीक है, तो ये है आपका MD1 ECM के ऊपर में डिटेल्ड सेक्शन बाइफर्केशन, जो यहां पर मैंने सिर्फ फिलहाल मार्किंग करके रखी है। अब मैं इसको आपको आगे डिटेल में बिल्कुल समझा के दूंगा। ठीक है, तो MD1 का जो ECM है ना, ये ECM बहुत सारे लोगों को अभी भी आई डोंट नो व्हाई, लेकिन अभी भी काफी डिफिकल्ट और काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगता है रिपेयर करने को लेकर के, इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने को लेकर के। बट ऑनेस्टली मैं बताता हूँ, मैं अभी आपको बिल्कुल थोड़े टाइम के अंदर एकदम सिंपल तरीके से समझा दूंगा कि इस कंट्रोल मॉड्यूल के अंदर में कौन से मॉड्यूल के अंदर में कहां से कौन सा प्रॉब्लम आ रहा है, किस तरह से आ रहा है। ठीक है, बिकॉज बहुत ज्यादा कुछ इस मॉड्यूल के अंदर है नहीं, ये सॉफ्टवेयर वाइज हेवीली इंटीग्रेटेड है, बट हार्डवेयर वाइज अगर मैं बात करूं तो इतना ज्यादा हैवी इसके अंदर में कुछ कंपोनेंट्स नहीं लगाया गया है। ठीक है, सो हार्डवेयर जो है इन कंपोनेंट्स के लोग कंपोनेंट्स क्या लगाए हुए हैं, कहां पर लगे हुए हैं, इनके ऊपर में इसको कहा जाता है। सॉफ्टवेयर जो है वो आपके अंदर जो डेटा होता है जिसके जरिए से आपका ये पूरा बोर्ड काम कर पाता है, उसको सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो इसमें एक एक करके सेक्शंस देखते हैं। तो सबसे पहला जो सेक्शन मैं यहाँ पर ले रहा हूँ वो करंटली फिलहाल लूंगा, जिसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो है ना आती है और सबसे ज्यादा इश्यूज क्रिएट होते हैं, वो है आपका इंजेक्टर ड्राइवर सेक्शन, जो कि अभी से नहीं, बॉश का पहले से रिकॉर्ड है, क्योंकि बॉश का ECM है तो इसका पहले से रिकॉर्ड है कि भाई एक्चुएटर ड्राइवर सेक्शन तो बहुत ही खराब होता है इनका, और इंजेक्टर ड्राइवर भी बहुत ज्यादा खराब होता है। तो ये जो पूरा हिस्सा देख रहे हैं आप, ये एंटायर सेक्शन, ये पूरा सेक्शन होता है आपका इंजेक्टर ड्राइवर। दिस एंटायर सेक्शन इज नोन एज इंजेक्टर ड्राइवर। तो इंजेक्टर ड्राइविंग का जो काम होता है वो पूरा होता है आपके इस पर्टिकुलर सेक्शन से बोर्ड के अंदर में। तो जब भी आपका एक इंजेक्टर या दो इंजेक्टर बंद होगा, जैसे एक या दो ही इंजेक्टर बंद हुआ है, सारे इंजेक्टर बंद नहीं हुए हैं, ठीक है, तो वो केस के अंदर में आपका जो है यहाँ पर लो साइड होता है, ये लो साइड से इश्यूज आते हैं। उस वक्त में कोई भी टेक्नीशियन इस लो साइड के ऊपर काम करता है। और यहां पर भी स्पेशली अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर में जो मेन कंसर्निंग पॉइंट होता है वो होता है ये हिस्सा। तो यहां पर इमेज में मैं आपको इतना एनलार्ज करके दिखा सकता हूं। ये सर्कल के अंदर आप जो देख रहे हैं 3 कंपोनेंट, छोटे छोटे से 3 कंपोनेंट दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है, ये आपका 1 2 3,
ठीक है, जिसमें होता है एक कैपेसिटर, सॉरी 2 कैपेसिटर है उसमें, और एक है उसके अंदर रेजिस्टर, जो कि आपका 315 ओम्स। अब ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ऑलमोस्ट हर एक टेक्नीशियन के पास मल्टीमीटर तो है ही आज के टाइम में, वो तो एक एकदम एसेंशियल टूल होता है। अब ये इसलिए बता रहा हूं कि ज्यादा करके अगर आपका इंजेक्टर कभी बंद होगा तो ज्यादा करके ये जो 315 ओम्स का रेजिस्टर होता है, यही रेजिस्टर इसके अंदर में खराब हो जाता है, एंड इसके फेलियर की वजह से आपका इंजेक्टर शट ऑफ हो जाता है। अब आपको चाहिए, आप नहीं किसी के पास ले जाना चाहते हो, खुद करना चाहते हो, सिंपल सा एक मल्टीमीटर आपके पास है, ओम्स की रेंज पे सेट करना है, रेजिस्टेंस हम गाड़ी पे ऑलरेडी टेस्ट करते ही हैं, तो यहां पर भी रेजिस्टेंस चेक करके सिंपली हमें ये देखना है कि ये जो रेजिस्टर है छोटा सा, ठीक है, पोजीशन भी मैंने आपको दिखा दी, ये पोजीशन पे जो रेजिस्टर है, ये रेजिस्टर आपका क्या वैल्यू रखता है, तो वैल्यू मैंने आपको बता दी, क्योंकि इसके अंदर एक प्रॉब्लम ये है कि ये रेजिस्टर की वैल्यू लिखी नहीं होती इसके ऊपर में, नॉर्मली लिखी होती है बट उसमें नहीं लिखी होती है, तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि भाई इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए। तो नेक्स्ट टाइम से आपको ध्यान रखना है, कभी आपका इंजेक्टर 1 2 3 4 में से कोई एक आधा इंजेक्टर ही सिर्फ बंद हुआ है तो ध्यान रहे 99% टाइम्स ये रेजिस्टर खराब होता है, इसके प्रॉब्लम आने की वजह से इंजेक्टर बंद हो जाता है। तो आपके पास मल्टीमीटर है, आप लीजिए और खुद ही कर लीजिए रिपेयर उसको, क्यों किसी और के पास जाने की भी जरूरत है आपको, ठीक है। इतना सिंपल से प्रॉब्लम के लिए तो आराम से आप कर सकते हो अपने पास ही। देन इंजेक्टर सेक्शन के बाद में अब अगला सेक्शन के ऊपर हम लोग बढ़ते हैं, और वो इस पर्टिकुलर जो फ्रंट साइड है हमारे ECU का, उसमें हम लोग चले जाते हैं फिलहाल, ठीक है। लो साइड का हमने देखा था, अब समझते हैं हाई साइड के ऊपर में, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, हाई साइड जो है ना, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स और यूनिक सर्किट होता है, जो पूरे बोर्ड का सबसे यूनिक सर्किट होता है उसको वो हाई साइड सर्किट ही होता है। बाकी सारे सर्किट जो होते हैं ना, वो बेसिकली फिर भी सिंपल होते हैं, आसानी से पता चल जाते हैं, बट ये एक सर्किट जो है कॉम्प्लिकेटेड होता है, बट इसको भी मैं इजीली बता देता हूं। जो हाई साइड होता है खासतौर से MD1 के अंदर, वो आपका ये जो 2 मॉसफेट है, ये 2 मॉसफेट, इन दोनों की जिम्मेदारी है बोर्ड के अंदर जो 48 वोल्ट का सप्लाई आएगा उसको इंजेक्टर तक पहुंचाना, और ये जो 2 छोटे दूसरे मॉसफेट यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं 5-5 लेग्स के, इनकी जिम्मेदारी है 12 वोल्ट के सप्लाई को आपके इंजेक्टर तक पहुंचाना। तो क्योंकि ये 2 अलग अलग सप्लाई देने होते हैं, अब इसमें कभी भी प्रॉब्लम क्या आती है, प्रॉब्लम आती है ग्रुप ए और ग्रुप बी की। कभी भी आपको ग्रुप ए इंजेक्टर सप्लाई कट ऑफ आ गया, या ग्रुप ए इंजेक्टर फॉल्टी, या ग्रुप बी इंजेक्टर फॉल्टी लिख करके अगर आ जाता है, समझ जाना कि आपका जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम हाई साइड से है, ठीक है। अब वो केस के अंदर में या तो वो ये दोनों मॉसफेट के सर्किट में है, या तो इन दोनों मॉसफेट के सर्किट में, ठीक है। बाकी 48 वोल्ट 12 वोल्ट का जो सर्किट है वो तो सिंपली यहां से सीधे आपके मेन पावर सप्लाई की पिंस पे आ जाता है, वहां से सप्लाई ले लेता है। बट 48 वोल्ट का जो सर्किट है वो यहां से आपके इस कैपेसिटर पे जाता है, कैपेसिटर से फिर वो इस पर्टिकुलर आपके ट्रांसफार्मर इंडक्टर पे जाता है जो वोल्टेज बूस्ट करेगा, एंड वहां से कैपेसिटर से होते हुए फिर वो इंजेक्टर, फिर उसको यहां से 12 वोल्ट सप्लाई आता है। तो ये जो पार्ट है, ये पार्ट आपका, इसका काम है 48 वोल्ट्स को बना करके आपके मॉसफेट्स तक पहुंचाना, ये पर्टिकुलर इंडक्टर का काम है, ठीक है। और ये सारी चीजें काम कब करेंगी कब नहीं करेंगी, इसका जो पूरा देख रेख करने की जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी है आपके इंजेक्टर ड्राइवर आईसी की। तो इंजेक्टर है तो उसको चलाने के लिए एक मास्टर आईसी भी तो चाहिए, तो वो जो इंजेक्टर के लिए चलाने के लिए जो मास्टर आईसी होती है उसका काम होता है करना, ठीक है। और वो इंजेक्टर ड्राइवर आईसी यहां पर, ये रही आपकी इंजेक्टर ड्राइवर आईसी। तो अब ये मामले के अंदर में एक प्रोफेशनल को ही इस पे काम करना चाहिए, बिकॉज इंजेक्टर आईसी या किसी भी आईसी को चेक करने के लिए आपको वोल्टेजेस पता होने चाहिए, उसके सेफ्टी प्रिकॉशंस पता होने चाहिए कि कैसे सेफली आप हैंडल करके इंजेक्टर इस आईसी को टेस्ट करोगे, एंड देन टेस्ट करके इसे अगर रिप्लेस करने की जरूरत पड़े तो कैसे इसे सोल्डरिंग डीसोल्डरिंग इसकी कैसे करोगे, ये सेफली एक प्रॉपर प्रोफेशनल के हाथ में दिया जाए तो ही बेस्ट रहेगा, ठीक है। आप लोग अगर काम जानते हैं तो ही करें। बट ये जो इंजेक्टर ड्राइवर आईसी है, एक और एक इंपॉर्टेंट टिप दे देता हूं, ये आईसी आपके इस बोर्ड के अलावा में EDC 17C61 में भी आती है, ठीक है, जो कि BS4 के टाइम पे चलता था, BS6 से पहले। तो अगर आपके पास में BS6 का जैसे पार्ट्स का भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, आईसीज नहीं मिलती है, BS4 का बोर्ड है, 17C61, 17C63, 63, 61 है, लो उसमें से निकालो आईसी, इसमें लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, वर्क करेगी। तो मैंने आपको ये भी बता दिया कि आपको आईसी का सोर्स कहां से मिलेगा, अल्टरनेटिव, ठीक है।
एक सोल्यूशन के अंदर मैंने आपको एक प्रॉब्लम के अंदर मैंने आपको 3 सॉल्यूशंस दे दिए अभी। अब पहला सर्किट हमारा कंप्लीट होता है जो था इंजेक्टर सर्किट, जिसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। इसके बाद में नेक्स्ट सर्किट पे हम लोग बढ़ते हैं जिनमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है, और वो सर्किट ये पर्टिकुलर पेज पर नहीं है, तो मैं इस पेज को मिनिमाइज कर देता हूं एंड हम इसको ले लेते हैं। ओके, ईसीएम रिपेयरिंग का जो कोर्स है या व्हीकल डायग्नोसिस का कोर्स है, ये आपको ऑनलाइन आपके घर से आपकी कंफर्ट पे लेने का मौका मिलता है। और जितनी डिटेल से आप यहाँ पर देख रहे हो, इस वीडियो के अंदर देख रहे हो, समझ रहे हो, इससे कहीं ज्यादा और डिटेल के अंदर में हम जाते हैं और समझाते हैं। बट अगर आप सिर्फ MD1 में फंसते हो या डीजल के ईसीएम में ही फंसते हो, तो हमने अलग से हमारा डीजल ईसीएम रिपेयरिंग ट्रेनिंग बनाया है, जो कि आपको मिल जाता है एक रीजनेबल प्राइस के अंदर। एक आप ईसीएम रिपेयर कर दोगे, आराम से आपका पूरा कॉस्ट रिकवर हो जाता है जो आप ट्रेनिंग ले रहे हो उसके अंदर। और मैंने जैसा कहा था, इसी के अंदर जो है ना, कंटेंट में हमने रखा, कंटेंट के अंदर आपको वो क्लास मिल जाती है जिसके वो फाइल्स मिल जाती है। जैसे देखिए, यहाँ वायरिंग डायग्राम डाला हुआ है, पिन आउट डाला हुआ है, ईसीएम का जो इमेज मैंने दिखाया है वो है, और हर अनकोडेड रजिस्टर की वैल्यू क्या है उसकी फाइल भी मिल जाती है। तो जब आप इसको परचेस कर लेते हो तो वो अनलॉक भी हो जाती है। देखिए, ऑल अनकोडेड रजिस्टर वैल्यू, ठीक है। तो ये कोर्स के अंदर पूरा मिल जाता है। फिलहाल ऑफर भी चल रहा है, ये आप लेना चाहते हैं ले सकते हैं। और अगर आप ऐसे पर्टिकुलर पर्सन है, ऐसे एक टेक्नीशियन है जिसने कभी भी ईसीएम रिपेयरिंग नहीं की है, एप्लीकेशन पे जाइए। एप्लीकेशन पे जब आप जाएंगे तो आपको हमारा ईसीएम रिपेयरिंग एंड ट्रेनिंग का मास्टर कोर्स देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। ये जो हमारा ईसीएम रिपेयरिंग एंड ट्रेनिंग प्रोग्रामिंग ट्रेनिंग का मास्टर कोर्स है, ये अलग अलग वैलिडिटी में मिलता है। आपके पास समय नहीं है, टाइम नहीं निकाल सकते ऑफलाइन आने के लिए, तो आप ऑनलाइन ट्रेनिंग ले लीजिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए, आपको 3 मंथ्स का कोर्स जो है वो सिर्फ इतने 8934 जितना दिख रहा है उसमें मिल जाता है। प्लस उस पर करंटली अभी जो है डिस्काउंट भी चल रहा है, तो डिस्काउंट में आपको और उसमें कॉस्ट इफेक्टिव मिल जाएगा। ट्राई करने लेना चाहते हैं 3 मंथ्स के लिए, ट्राई करने के लिए लीजिए। आपको समझ भी रहा है, नहीं समझ रहा है, या आप कितना अच्छे से कर पा रहे हैं। अदरवाइज आप 1 ईयर के ऊपर जा सकते हैं, 1 साल के लिए भी आपको वैलिडिटी मिल जाती है। तो 1 साल की वैलिडिटी जो है आपको 15760 के अंदर जीएसटी वगैरह इंक्लूडिंग करते हुए पूरा एक वन टाइम पेमेंट के ऊपर में 1 ईयर का आपको एक्सेस मिल जाता है पूरे ट्रेनिंग प्रोग्राम का। अब ये एक्सेस के अंदर आपको क्या मिलता है, तो अगर आप कंटेंट में ही सिर्फ जाएंगे, ठीक है, या कंटेंट अमाउंट ऑफ फाइल्स के ऊपर ही अगर सिर्फ जाओगे, तो आप यहां देख सकते हो देयर आर 2350 प्लस लर्निंग मटेरियल विच हैज 2199 फाइल्स है इसके अंदर में, जो आपको रोजमर्रा काम करने में मदद करती है, और 175 वीडियो लेक्चर्स है। तो अगर आप सीखना चाहते हो और मन बनाए हो तो देरी मत करो। कोर्स मैंने आपको पूरा बता दिया है, समझा दिया है, प्राइसेस भी दिखा दिए हैं। अब आप अगर चाहते हो ऑनलाइन में तो ऑनलाइन में एनरोल कीजिए बेझिझक, और अगर चाहते हो ऑफलाइन आना तो वेरी मच वेलकम। आप डिस्क्रिप्शन में चले जाइएगा या नीचे दिए हुए नंबर्स में से किसी पे कॉल कर लीजिए, वो आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दे देंगे हमारे कोर्स को लेकर के। ओके, अब यहां पर अगर आप ध्यान दोगे तो इस पर्टिकुलर साइड के अंदर में नेक्स्ट प्रॉब्लम जो हमारी आती है वो प्रॉब्लम आती है हमारी पावर सप्लाई के अंदर। तो पावर सप्लाई की एक जो प्रॉब्लम है ना, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है इस बोर्ड के अंदर, जो इस सेक्शन से आती है। अब बात ऐसी है कि बॉश ने ये जो आईसी यूज किया, इस आईसी का नंबर है 48128। ये जो पर्टिकुलर नंबर की आईसी बॉश इस्तेमाल कर रहा है, ये आईसी खास तौर से इसीलिए बनाई गई है ताकि आपकी डायग्नोसिस को स्ट्रॉन्ग किया जा सके। इसीलिए इस पर्टिकुलर आईसी से हर एक पर्टिकुलर सेंसर को जो सप्लाई है वो सेपरेट जाता है, ठीक है। इसमें ग्रुप्स बनाए गए हैं, ठीक है। टोटल ये आईसी जो है 3 सप्लाई देती है, अलग अलग 3 पर्टिकुलर पिन से सप्लाई देती है सेंसर्स को। तो वो 3 पिन से सप्लाई देगी, और तीनों पिन से, अब नो डाउट सेंसर तो 3 नहीं है, तो इसके एक एक से पिन से जो है ना सप्लाई निकल करके जाता है गाड़ी के ऊपर। तो जब भी आपको गाड़ी के अंदर फॉल्ट कोड आए कि सेंसर सप्लाई वोल्टेज ए, मॉनिटरिंग एरर, इनपुट लो, इनपुट हाई, खास तौर से अगर सेंसर सप्लाई मॉनिटरिंग एरर, इनपुट हाई, इनपुट लो का अगर फॉल्ट आ रहा है, वो केस में समझ जाना कि आपकी ये जो पावर आईसी है, इसके आईसी के पास से जो आउटपुट निकलता है, जो आउटपुट निकल करके यहां से इन कैपेसिटर से होके पिंस पर जाता है, उसमें प्रॉब्लम आई है। ध्यान से समझना, अगर सेंसर सप्लाई मॉनिटरिंग नहीं, इनपुट
सर्किट, ठीक है, ऐसे अगर नाम से फॉल्ट आ रहा है तो मैक्सिमम चांसेस है कि आपके आईसी के बाहर के तरफ वायरिंग के अंदर, सर्किट के अंदर में प्रॉब्लम है, ठीक है, मैक्सिमम चांसेस है ये फॉल्ट के ऊपर में। लेकिन अगर फॉल्ट कोड ये आ रहा है कि सेंसर सप्लाई मॉनिटरिंग एरर, यानी सेंसर का सप्लाई तो निकला है बट उसको जो देखने के लिए जो सर्किट है, जो निकला है या नहीं निकला है सर्किट बराबर, सप्लाई बराबर से, वो समझने और देखने का जो सर्किट है, वो सर्किट आपका जो है इस पर्टिकुलर फॉल्ट कोड को अगर जनरेट करता है, ठीक है, जो निगरानी करता है। और जब निगरानी करने वाला मॉनिटरिंग वाले अंदर, मॉनिटरिंग के अंदर में अगर फॉल्ट आएगा तो वो केस में कुछ नहीं करना, सिंपली आप सिंपल समझ जाना कि वो बंदा जो है सीधे सीधे आपकी ये जो इंजेक्टर, ये जो पावर आईसी है, इस पावर सप्लाई आईसी को चेंज कर देगा। अब ये पावर सप्लाई आईसी आपको कहां से मिलेगी? तो ये आईसी भी दोस्तों यूनिवर्सल है। ऑलमोस्ट बॉश में 2017 के बाद से जितने बोर्ड आए हैं, जो कि ज्यादा करके महिंद्रा में 17C61 और 17C63 बोर्ड काफी चला उसके बाद में, ठीक है। जैसा MD1 का मैंने हार्डवेयर नंबर बताया, वैसे ये भी हार्डवेयर नंबर्स हैं, उनका नाम बताया। तो यही जो आपके बोर्ड्स हैं, इन्हीं बोर्ड्स में से जो है ना पावर आईसी मिल जाती है। वो आईसी और ये आईसी सेम आईसी है, कुछ अलग से नया MD1 में वॉश ने उठा के नहीं लगाया है, तो ये आईसी भी इजीली सोर्स हो जाती है। बट ध्यान रखना, मॉनिटरिंग का फॉल्ट आया तो विदाउट एनी डाउट इसी आईसी का इशू है, वही इशू होता ही होता है। और अगर इनपुट सर्किट और सप्लाई का इनपुट सर्किट या इनपुट का फॉल्ट आ रहा है तो वो केस के अंदर में वायरिंग में भी इशू हो सकती है, मतलब सर्किट में भी, बोर्ड में इशू हो सकता है या आईसी में भी हो सकता है, बट पहले सर्किट चेक करना जरूरी हो जाता है, ठीक है। ये था सेकंड कंडीशन, सेकंड प्रॉब्लम जो काफी ज्यादा हमारे बोर्ड के अंदर हमको देखने के लिए मिलता है और उसका सोल्यूशन, ठीक है। थर्ड प्रॉब्लम ले रहा हूं मैं, सेंसर सिग्नल एक्विजिशन। जो सेंसर का सिग्नल एक्विजिशन मतलब लेने वाला, जो सेंसर का सिग्नल लेती है आईसी, उस आईसी के अंदर गड़बड़ आएगी या उससे पहले सर्किट के अंदर गड़बड़ आएगी जब भी आपकी गाड़ी आपको फॉल्ट कोड देगी। सेंसर सर्किट बोलेगी, सेंसर इनपुट बोलेगी, इनपुट, ठीक है, लो, ठीक है, या सेंसर सिग्नल इनवैलिड। अगर ऐसे फॉल्ट्स है, इनकरेक्ट इनपुट, इनकरेक्ट, गलत करके अगर बोला जा रहा है, तो नो डाउट हमेशा पहले गाड़ी के ऊपर में चेक कर लेना चाहिए। आपको सेंसर अच्छे से चेक कर लेना चाहिए, वायरिंग अच्छे से चेक कर लेना चाहिए। उसके बावजूद भी अगर ये सारे फॉल्ट्स आपको अगर गाड़ी के अंदर में आ रहे हैं, गाड़ी के ऊपर में आ रहे हैं ये फॉल्ट, तो यही एक्चुअली वैसे टेबल पे भी कंटिन्यू करेंगे जब ईसीएम में प्रॉब्लम होगा। तो कभी भी इसीलिए ना आप दोस्तों मॉड्यूल की रिपोर्ट मंगाना, जब भी बंदा रिपेयर करने के लिए बैठे या रिपेयर कर रहा हो तो उससे बोलना कि भाई मेरे को टेबल की रिपोर्ट भेज, क्योंकि ये जो फॉल्ट है अगर ये ईसीएम से होंगे तो मॉड्यूल का टेबल पे स्कैन करने पे पता चल जाएगा कि भाई इससे इशू है, ठीक है। कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं, तो ये इशू पता चल जाएगा टेबल पे भी, गाड़ी में भी आएगा, टेबल पे भी आएगा। वो केस के अंदर समझ जाना कि ये जो प्रॉब्लम है ये 2 जगह से आता है, ठीक है। 2 जगह है जहां से ये प्रॉब्लम आती है। एक है आपके रजिस्टर से, ठीक है। दूसरा जो सेंसर सिग्नल एक्विजिशन करने वाली आईसी है वो होती है आपकी MCU, ये माइक्रो कंट्रोलर। तो जब भी एक्विजिशन का प्रॉब्लम आएगा, सिग्नल गलत है, सिग्नल सही नहीं जा रहा, सेंसर की रीडिंग सही नहीं आ रही है, गाड़ी पे सब कुछ ओके है, वायरिंग सब कुछ ओके है, बोर्ड के अंदर अगर आपको प्रॉब्लम है तो वो 2 ही जगह से आता है, रजिस्टर से या MCU से। और एक चीज बताता हूं, ये सिर्फ MD1 के अंदर फिक्स नहीं है, ऑलमोस्ट बॉश के मामले में तो हर बोर्ड के अंदर फिक्स है। बॉश के मामले में, डेल्फी के मामले में, सीमेंस कॉन्टिनेंटल के मामले में, ये 3 ब्रांड के मामले में ये हर जगह फिक्स है, ठीक है, कि ये पर्टिकुलर फॉल्ट हमेशा इसी आईसी के पास से जो है आता है। ओके, ये आपका थर्ड प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो गया। अब आप बोलोगे सर फिर रेजिस्टर भी तो बता दो, बट देखिए रेजिस्टर जो है ना, ये पूरे बोर्ड के अंदर मल्टीपल रेजिस्टर्स है। ज्यादातर यहाँ पर जो ये पूरे सर्किट के अंदर लगाए हुए हैं, ये पूरे सेंसर के सिग्नल को फिल्टर करके आपके MCU तक पहुंचाने का काम करते हैं। अब क्योंकि इतने सारे हैं तो हर सेंसर के अलग अलग रेजिस्टर्स हैं, इस वजह से मैं अलग अलग इंडिविजुअल नहीं बता पा रहा। बट हाँ, अगर आप इंडिविजुअली देखना चाहते हो
तो अपने स्कैनकास्ट के ऐप के ऊपर में हमने इस पर्टिकुलर ईसीएम का जो है ना एक प्रॉपर पीडीएफ डाला है, जिसमें इसमें हर एक रजिस्टर की क्या वैल्यू है उसमें लिख करके रखी हुई है। ये आप लास्ट तक बने रहेंगे वीडियो के, तो मैं लास्ट में आपको दिखाऊंगा भी कि वो हमारा कंटेंट कैसा दिखता है, कहां पर किस तरह से रखा हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा थर्ड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। फोर्थ प्रॉब्लम था हमारा एक्चुएटर सेक्शन। तो एक्चुएटर सेक्शन, जब भी आपको किसी भी रिले का फॉल्ट आए, ठीक है, कभी भी रिले का फॉल्ट आए, चाहे वो फ्यूल पंप हो, चाहे वो आपका एसी कंप्रेसर हो, रेडिएटर हो, आपका स्टार्टर का रिले का हो, या आपका ब्लोअर मोटर का रिले हो, जो भी रिलेज होंगे, BS6 है तो SCR रिले, DPF रिले, SCR रिले, फिर आपका डोजिंग SCR का जो रिले आता है, फिर आपका जो डोजिंग मॉड्यूल है, डोजिंग मॉड्यूल का जो सप्लाई और ग्राउंड आना होता है, वो सारे प्रॉब्लम्स के लिए ये बोर्ड में फिक्स सर्किट सेक्शंस दिए हुए जहां पर होगा। एक सेक्शन में आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, दूसरा सेक्शन दूसरे पेज पे दिखाता हूँ। ठीक है, ये जो पर्टिकुलर हिस्सा है पूरा का पूरा, ठीक है, दिस इज योर ड्राइवर सेक्शन। ये पूरा ड्राइवर है, 2 आईसीज है यहाँ पर जिसके जरिए से ड्राइविंग की जाती है, ईसीएम पूरा का पूरा ड्राइव किया जाता है, जो है आपका 40301 नंबर की आईसी। ये दोनों पर्टिकुलर सेक्शन है। जब भी आपकी गाड़ी के ऊपर में ना ड्राइविंग का प्रॉब्लम आ जाए कि ड्राइवर आईसी किसी ड्राइविंग इन द सेंस गाड़ी चलाना नहीं, ड्राइविंग इन द सेंस आपके किसी रिले के चलने का प्रॉब्लम आ जाए, स्टार्टर रिले नहीं चल रहा, रेडिएटर का रिले नहीं चल रहा, बंद हो गया, कंप्रेसर का रिले बंद हो गया, तो वो केस के अंदर में सिंपली समझ जाना प्रॉब्लम जो है डायरेक्ट आईसी से नहीं आएगी, प्रॉब्लम पहले ये डायोड्स पे आएंगी। ये जो सारे डायोड बैठे हैं इतने सारे यहाँ पर, इन सबका काम है बोर्ड में आपके किसी भी एक्चुएटर के सप्लाई को आईसी तक पहुंचने से पहले उसको प्रोटेक्ट करना। अगर कभी बाहर कोई कंपोनेंट शॉर्ट हो जाता है, शॉर्ट सर्किट उसमें आ जाता है, तो ये जो डायोड्स है आईसी को बचाने के लिए अपने ऊपर पहले लोड ले लेते हैं, खुद खराब हो जाते हैं आईसी को बचाने के लिए। बट इस बोर्ड का खासियत बताऊं, इसमें होता उल्टा है। होता ये है कि आईसी अपने आप को खराब कर लेती है, बाहर से एक्चुएटर खराब नहीं करता उसको आके, और सारा का सारा सिस्टम बंद हो जाता है। ठीक है, और आईसी खुद को कैसे खराब करती है? अब महिंद्रा की गाड़ियों के अंदर काफी पॉपुलर है कि लोगों को बड़ा शौक रहता है, वो इलेक्ट्रिक वेल्डिंग करवाते हैं। करेक्ट है, आपने भी कराई होगी कभी शायद। इलेक्ट्रिक वेल्डिंग करवाते हैं गाड़ी के ऊपर में। इलेक्ट्रिक वेल्डिंग होती है चैसी पे, बॉडी के फ्रेम पे, पैनल्स पे तो कोई करता नहीं, बिकॉज पेंट खराब हो जाएगा। आप इलेक्ट्रिक वेल्डिंग करने चाहते हो, कुछ एक्सेसरी फिट करने जाते हो, स्पार्क क्रिएट होता है इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग में, बराबर, आर्क वेल्डिंग जिसको कहते हैं। स्पार्क क्रिएट कर देते हो, वो आपके नेगेटिव से, ग्राउंड से, बैटरी नहीं लगे रहने पर भी वो आपके ग्राउंड से मॉड्यूल में चला जाता है, एंड ये बेचारे उस हाई वोल्टेज और हाई करंट को नहीं झेल पाते हैं, एंड ये जल के टूट जाते हैं। इसीलिए ध्यान रखिएगा, गाड़ी के ऊपर में इलेक्ट्रिक वेल्डिंग नहीं कराना है। अगर कराई जा रही है तो एक प्रिकॉशन आज मैं बता देता हूं, जिस सेक्शन में करवा रहे हो चैसी के, उस सेक्शन पर से सारे ग्राउंडिंग के जो पॉइंट्स होते हैं, जो नट पे बोल्ट पे होते हैं, उनको निकाल दो, उन वायर्स को साइड कर दो। बैटरी वायर निकालने के बाद भी, उसके बावजूद भी, बिकॉज गाड़ी के ऊपर में नेगेटिव जो है वो पूरा आपका नेगेटिव ग्राउंड होता है, और आप जब आर्क वेल्डिंग करोगे तो आप इलेक्ट्रिक सप्लाई, पॉजिटिव सप्लाई दे रहे हो उसी पर्टिकुलर ग्राउंड के ऊपर में, तो प्रॉब्लम आनी ही आनी है। और इसी वजह से सबसे ज्यादा ये खराब होते हुए दिखाई देती है दोनों आईसीस। ठीक है, तो यहां से जो है मेजॉरिटी लो साइड के जो फॉल्ट कोड है, जब भी आपको लो साइड का फॉल्ट कोड दिखे गाड़ी पर कि भाई लो साइड फॉल्ट आ रहा है, लो साइड का दिख गया, समझ जाना इन्हीं आईसी में से प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम पहले डायोड से होगा, उसके बाद में फिर आईसी के ऊपर जाएगा। ठीक है, तो पहले डायोड चेक कर लेना चाहिए, उसके बाद में आपका टेक्नीशियन जो है वो आईसी के ऊपर में जाके आईसी चेंज करने जाते हैं। ओके, देन नेक्स्ट हम लोग चले जाते हैं इसके बाद में हमारे ऐसे एक्चुएटर्स के ऊपर जो कि इस तरह से नहीं कंट्रोल होते जैसे ये बताया जा रहा है। ठीक है, तो आपकी जो EGR है, जो आपका EVGT, आपका इलेक्ट्रिक, अभी गाड़ी के अंदर में टर्बो जो है वो आपका इलेक्ट्रिक टर्बो है, नॉर्मल टर्बो नहीं है। आपका EGR इलेक्ट्रिकल EGR है, बराबर, वैक्यूम ऑपरेटेड EGR BS6 में है ही नहीं। टर्बो भी BS6 के अंदर इलेक्ट्रिक है, बिना इलेक्ट्रिक के है नहीं। तो उनको चलाने के लिए यहाँ पर आपके जो है ना आईसी दी गई है। ठीक है, यहाँ एक मिनट, यहाँ पर जो आईसी दी हुई है, इनका काम होता है थ्रॉटल, EGR और EVGT,
इलेक्ट्रिक वेरिएबल ज्योमेट्री टर्बो, इसको चलाना इस आईसी का काम होता है। तो जब भी इन तीनों में से किसी का प्रॉब्लम आएगा, समझ जाना आप रिपेयर करते वक्त में पर्सन इसी पर्टिकुलर आईसी के ऊपर जाकर के काम कर रहे होंगे, अगर उनको डायरेक्टली पता है तो। अदरवाइज लाइन ट्रेस करेंगे, लाइन ट्रेस करके पता चल ही जाता है कि इन्हीं आईसी से कंट्रोल हो रहा है, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है बहुत अलग से, ठीक है। बट इन तरह से वो काम होता है। ये आपके जो ऊपर आप यहाँ पर देख रहे हो, ये इंजेक्टर सेक्शन में आते हैं प्रोटेक्शन करने के लिए। इनका प्रॉब्लम जनरली आता नहीं कभी ऐसे जल्दी, ठीक है, इसलिए उन पर इतना ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको 5 मेन प्रॉब्लम बताने जाता हूं आज। देन तो यहां पर हमारे 3 प्रॉब्लम्स ऑलमोस्ट कंप्लीट होते हैं। तो अब हमें वापस बोर्ड के फ्रंट साइड में जाना है। और यहां पर अगर आप देखोगे ओके, इसके अंदर तो इस बोर्ड के अंदर में आपका यहां पर देखिए एक मार्किंग बनाई हुई है खास तौर से, ठीक है। अब आपका जो MD1 के अंदर में जो है ना, गाड़ी के अंदर में स्टार्टर रिले का सप्लाई, जिसको हाई साइड भी कहा जाता है, ठीक है, स्टार्टर रिले सप्लाई कहिए या उसको हाई साइड कहिए। ये जो पर्टिकुलर हिस्सा है ये आपका डायरेक्टली ये छोटे से कंपोनेंट से चलता है। तो स्टार्टर कभी अगर नहीं चल रहा हो और ECM से दिक्कत हो तो अच्छे लोग पकड़ नहीं पाएंगे, बिकॉज अगर ट्रेसिंग उनको नहीं आती है तो कभी नहीं पकड़ पाएंगे। बट अगर आती है तो चलो पकड़ भी लेंगे, बिकॉज जब बहुत तकलीफ देने के बाद मिलता है सर्किट, आसानी से नहीं मिलता ये, ठीक है, आपको आसानी से बता दिया। दूसरा जो आपका डोजिंग वाल्व होता है, जिसको हम यूरिया पंप, आसान भाषा में यूरिया पंप होता है, जो वो यूरिया पंप आपका खास इस आईसी को लगाया गया है आपके यूरिया पंप को चलाने के लिए। तो यूरिया पंप कभी बंद हो जाए, ECM नहीं चालू कर रहा, पंप नहीं चल रहा है, यहां से प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है कम्युनिकेशन का, ठीक है। तो कम्युनिकेशन का जो सर्किट का इशू आता है आपका, वो कम्युनिकेशन के सर्किट का पूरा इशू आपका जो क्रिएट होता है वो होता है इस सेक्शन से। अब ध्यान से देखिएगा, इसके अंदर में 1 2 3 कैन लाइन है। तो मैं एक छोटे से सेक्शन के ऊपर में से आपको बता रहा हूं कि भाई देखो इसके अंदर 3 कैन लाइन है, क्योंकि कैन का जो सर्किट होता है उसके अंदर ये कंपोनेंट कंपलसरी आते ही आते हैं, ठीक है। ये 1 2 3, तो इसमें 3 कैन लाइन है। एक प्राइमरी है, एक सेकेंडरी है और एक नॉक्स के लिए है, नॉक्स सेंसर। तो आपका जो BS6 के अंदर नॉक्स सेंसर आता है वो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल पे चलता है। वो आपके नॉर्मल सिग्नल सिर्फ प्रोवाइड नहीं करता, वो कम्युनिकेशन के थ्रू बात करता है, क्योंकि कंटिन्यू फास्ट डेटा चाहिए, इस वजह से कैन लाइन यूज की जाती है। तो एक आपकी सेकेंडरी है, एक प्राइमरी है और एक नॉक्स है। अब इनको इंटरचेंज कर सकते हैं, कंपनी जैसा चाहे वैसा चेंज करती है। इवन तो महिंद्रा की सेम गाड़ी होगी बट वो चेंज कर सकते हैं। और वो चेंज करना कैसे होगा? सॉफ्टवेयर से। हार्डवेयर में कुछ नहीं होगा, आपको ऊपर से रिपेयर में कुछ नहीं करना, किसी को भी कुछ नहीं करना होता, ये सब सॉफ्टवेयर पे होने वाले काम होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से सिंपली आप समझ लीजिए कि कम्युनिकेशन चल रहा है। कभी अगर प्रॉब्लम आए कम्युनिकेशन की, तो कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम या तो पावर आईसी से आएगा, क्योंकि उसके एक जो मेन प्राइमरी है, अगर पूरी गाड़ी स्कैन नहीं हो रही तो पावर आईसी गई हुई होगी, या तो यहाँ पे जो टर्मिनेटिंग रेजिस्टर आते हैं वो जाते हैं। दूसरा, अगर आपका सेकेंडरी कम्युनिकेशन, ठीक है, जैसे सी कैन, बी कैन, अलग अलग कैन आते हैं, उनमें अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो फिर आपका ये जो सेकेंडरी कैन लाइन होता है, जिसके लिए यहाँ पर आईसी लगाई हुई है कैन की, इसमें प्रॉब्लम है। और अगर आपका या नॉक्स बोल सकते हो, जैसे इसके अंदर में सेकेंडरी एक और एक है, नॉक्स के लिए अगर होगा तो ये आईसी या तो यहाँ पर एक आईसी लगती है, इन दोनों में से कोई एक आईसी होती है जिसके अंदर में फॉल्ट आने की वजह से आपका कम्युनिकेशन फेल हो जाता है गाड़ी के ऊपर में। ओके, तो ये आपका आ गया फिफ्थ प्रॉब्लम, ठीक है। पहला हमने क्या देखा? सेंसर, आपका इंजेक्टर। दूसरा हमने देखा सेंसर का सप्लाई, अगर इशू आ रहा है तो कहाँ से आएगा, कैसे उसको ठीक करेंगे। तीसरा प्रॉब्लम हमने देखा हमारा सिग्नल एक्विजिशन का, सेंसर सिग्नल एक्विजिशन के ऊपर में। चौथा प्रॉब्लम हमने देखा हमारे सारे एक्चुएटर्स का प्रॉब्लम कहाँ से आता है, किस सर्किट से आता है। पांचवा और आखिरी प्रॉब्लम जो हमने देखा वो है हमारा कैन कम्युनिकेशन का सर्किट, वो कहां पर से जनरेट होता है, ठीक है। तो जब भी कैन कम्युनिकेशन में लॉस्ट कम्युनिकेशन का फॉल्ट कोड आएगा ना, कि भाई भूल गया बात करना,
या ढूंढ रहे थे, ढूंढते ढूंढते गायब हो गया ये, तो वो केस के अंदर में समझ जाना कि ये जो फॉल्ट है आपका, ये प्रॉब्लम ईसीएम से होगा। बट अगर कभी ये फॉल्ट आए ना कि कोई ईसीएम बोल रहा है मैसेज टाइम आउट, जो बहुत आता है ना, मैसेज टाइम आउट लिख के आता है फॉल्ट, वो केस में जो ईसीएम है, अगर ईसीएम बोल रहा है मैसेज टाइम आउट, तो इससे प्रॉब्लम रहने के चांस सबसे कम होते हैं। वो केस के अंदर में प्रॉब्लम जो है वो जिस मॉड्यूल से बात करने की कोशिश कर रहा था उसमें आई हुई है। तो आशा करता हूं दोस्तों कि ये जो 5 प्रॉब्लम्स के बारे में मैं आपको बताना चाहता था और इनके सॉल्यूशंस देना चाहता था, ये आप लोगों को समझ में आए हैं। और इसके हिसाब से जब आप गाड़ी के ऊपर काम करोगे, किसी भी महिंद्रा की गाड़ी पे काम करोगे और दिक्कत आएगी, तो आपको क्लियर होगा कि कौन सा सेक्शन कहाँ से क्या काम करता है। इसके अलावा जो भी BS6 रिलेटेड DEF यूरिया पंप को लेकर के जो भी प्रॉब्लम आ रहा है, यूरिया फिल करने के बाद भी गाड़ी बोल रही है नहीं है यूरिया, DPF रीजनरेशन होने के बाद भी बोल रही है नहीं है यूरिया, ये सारे जो प्रॉब्लम्स आते हैं ये मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर तब आते हैं जब गलत तरीके से गाड़ी के ऊपर में रीजनरेशन किया गया हो या अननेसेसरीली बहुत ज्यादा टाइम रीजनरेशन किया गया हो। गाड़ी को चाहिए नहीं रीजनरेशन, उसको दिए जा रहे हैं, पता चल रहा है प्रॉब्लम किसी सेंसर में, किसी और चीज में, और वो ले नहीं रही और आप परेशान हो, ये रीजनरेशन नहीं ले रही है। ठीक है, अगर वैसा कुछ नहीं किया गया हो गाड़ी के अंदर, तो सारी प्रॉब्लम जो ईसीएम में आती है BS6 में, DEF को लेकर के, आपके DPF को लेकर के, दोनों अलग अलग चीजें होती है बाय द वे, DEF और DPF। ठीक है, तो वो दोनों को कुछ अगर प्रॉब्लम आ रही है तो वो आपके ईसीएम के अंदर सॉफ्टवेयर से आ रही है, हार्डवेयर के अंदर में उनका कोई ज्यादा रोल नहीं है, सिवाय उस पार्ट के जो मैंने आपको बताया कि भाई देखो ये यूरिया चलाने, ये आपका यूरिया पंप को चलाने का काम करता है, तो वो बंद हो जाए तो यहाँ से फॉल्ट आता है। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियरली समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में, ताकि उनको भी ऐसे ये इन्फॉर्मेशन उनको भी मिल जाए, उन तक भी पहुंच जाए। और कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसी लगी आपको वीडियो और कौन से टॉपिक्स के ऊपर में आप ऐसे ही डिटेल सेक्शंस देखना चाहते हो। ठीक है, साथ ही साथ में स्कैनकास्ट के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, बिकॉज ऐसे ही डिटेल ट्रेनिंग्स और पूरे ऐसे डिटेल मटेरियल जो है आपको वहाँ पर मिल जाते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड बाय।